और पुराने टॉपिक रिवाइज किए थे आपने छुट्टियों में? यस सर। ये थे, चलो बहुत अच्छे। तो देखो इस संडे आपका टेस्ट भी है, तो इस संडे टेस्ट में आपको 2 चैप्टर आएंगे मैथ्स में, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इस वीकेंड तक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा अगले 4 लेक्चर में। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज ये 2 चैप्टर आएंगे इस संडे वाले टेस्ट में। तो मैं चाहता हूँ हाँ हाँ बोलो सर। सबका कॉम्बिनेशन नहीं है जैसे सेट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा? नहीं, अभी 2 चैप्टर ही दिए मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज। इन 2 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो इस वीक पूरा, और इस संडे के टेस्ट में सबके नंबर अच्छा आना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्ली मॉड्यूल सॉल्व करो, मॉड्यूल का डिस्कशन भी, आपको बीच बीच में अगर डाउट्स आता तो डाउट्स भी पूछते रहना। सैटरडे को अपन मॉड्यूल डिस्कशन क्लास रख लेंगे जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज की मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, और स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में ये थ्योरी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीक आपको मैंने बता दिया है, आपको एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस सीरीज, इस संडे का टेस्ट का आपका ये सिलेबस है। तो आपको प्रॉपर्ली इस चीज को इस बार प्रिपेयर करना है और इस बार अच्छे नंबर लेके आना है। ठीक है, आया ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो कोई भी डाउट आए पूछ लेना। ठीक है, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एपी कवर कर लिया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया भी था ये चैप्टर जो है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अच्छे से आपको इसको कवर करना है। ठीक है, चलिए एक सेकंड ना, आप सबके ग्रुप्स में लिंक आ गई थी ना व्हाट्सएप ग्रुप में? यस सर, आ गई थी। ठीक, मैं एक बार आधे घंटे पहले आ गई थी। आ गई थी ना जीवन जी? ठीक है, ओके, चलिए तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो सीखते हैं सबसे पहले। तो अब तक अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बोला था। ये प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस सीरीज इस तरह से आगे बढ़ रही, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या था कि मान लो अगर फर्स्ट टर्म आपका ए है तो हर टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर डी ऐड होता जाएगा, तो ए प्लस डी, अगला टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, अगला टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हर टर्म में डी डी ऐड करते जाएंगे तो आपकी सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी। तो ऐसी सीक्वेंस को हमने बोला था एपी। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कॉमन, इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे और टर्म्स हमको आगे मिलती जाएगी। अब जीपी में क्या होगा? जीपी भी इसी तरह के है, बस यहाँ पे एडिशन की जगह होगा मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। अगर मान लो फर्स्ट टर्म ए है तो अगला टर्म में आर मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी। तो आपकी मान लो फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी? फर्स्ट इसमें आर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टर्म, फिर अगली टर्म कैसे मिलेगी? वापस से इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू आर। वेरी गुड। फिर अगली टर्म कैसे मिलेगी? इसमें आर मल्टीप्लाई क्यूब। बहुत बढ़िया। ऐसे टर्म बढ़ती जाएगी। फिर फिफ्थ टर्म हो जाएगी आपकी ए आर की पावर 4। वेरी गुड। ऐसे टर्म्स आगे बढ़ती जाएगी। अगर मैं आपको पूछूं बताओ 12th टर्म क्या होगी? ए आर की पावर 12। 11 ए आर की पावर 11। वेरी गुड। 23rd टर्म क्या होगी? ए आर की पावर 22। तो इसी तरह से हम जनरल टर्म हमारी इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई जनरल टर्म टी आर, जनरल टर्म क्या हो जाएगी बोलो? ए आर की पावर, सॉरी आर मत, एन रख लो, टी एन। जनरल टर्म टी एन क्या हो जाएगी? ए आर की पावर n-1। वेरी गुड। ए आर की पावर n-1। तो ये आपकी क्या होगी? जनरल टर्म ऑफ द जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? हर टर्म में अपन प्रोडक्ट करते हैं आर, वेयर आर इज नोन एज द कॉमन रेशियो। वहां पे क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आर को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते थे? क्योंकि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस था वो कॉमन था। मतलब a3 माइनस a4, a3 माइनस a2 या a2 माइनस a1, इन सब की वैल्यू क्या आ रही थी? डी के बराबर। तो हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या था? सेम। यहाँ पे भी हर कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होगा। क्या सेम होगा? रेशियो। मतलब अगर जीपी में है तो आप जैसे मान लो T2 अपॉन T1 करो, आगे वाली टर्म को T3 अपॉन T2 करो या T7 अपॉन T6 करो, इन सब का रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। किसके बराबर आएगा? आर के बराबर। आर के बराबर, इसलिए आर को क्या बोला गया? कॉमन रेशियो। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी जिसमें जो टर्म्स है ए आर की पावर n-1, जो जनरल टर्म है वो क्या है आपकी? ए आर की पावर n-1। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। वेयर इज द फर्स्ट? सर एक डाउट था,
हाँ बोलो। सर वो तो जब हमने एपी पढ़ी थी तो सर आपने बताया था ना फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी लेट करते हैं सर, वो लास्ट वाली कौन सी थी सर, a माइनस 2d लेट करते हैं या फिर a माइनस 3d लेट करते हैं? देखो आपको मैंने उसमें दो लॉजिक बताए थे कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंट करना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ऑड, तो मिडिल टर्म को क्या assume करोगे? सर बीच का ए लेना है और बाकी मिडिल टर्म को ए एज्यूम कर लेना। अब कॉमन डिफरेंस डी मान के एक एक टर्म को कैलकुलेट कर लेना। आगे वाली टर्म करोगे तो ए प्लस डी, इसके Add पहले or वाली टर्म ए माइनस डी, इसके आगे वाली टर्म ए प्लस 2d, इसके पहले वाली टर्म ए माइनस 2d। क्लियर है? और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2d का रहेगा। कॉमन डिफरेंस किसका रहेगा? 2d का। एक दो टर्म होगी मिडिल की, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये दो मिडिल की टर्म होगी। अब आगे वाली टर्म निकालनी तो इसमें 2d ऐड कर दो, इसके पहले वाली टर्म निकालनी तो इसमें 2d सब्सट्रैक्ट कर दो, और जितनी टर्म्स पूछी है पता कर लेना। क्लियर है? सर इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं ना, ए नहीं लेना है बस कॉमन टर्म। हाँ कॉमन टर्म, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स। जब ये हमें ऐसा क्यों करते हैं? ताकि सिमेट्री बने। क्या बने? सिमेट्री। क्लियर है यहाँ तक? सर हम जीपी में इसे कैसे लिखेंगे? जीपी में बताऊंगा मैं अभी। यहाँ तक जीपी का ये समझ में आया कि जनरल टर्म क्या होती है और ये क्या होती है? यस सर। यस सर। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा काम आती है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको एपी के टर्म्स में बताया था, कि अगर मान लो तीन टर्म ए बी और सी, अगर मान लो ये एपी में है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन आया था? सर ए माइनस बी और सी माइनस बी। हाँ बी कैसे इक्वल टू निकालोगे? ए प्लस सी बाय माइनस 2। ए का बी माइनस ए का डिफरेंस और सी माइनस बी का डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया था? 2b B equal to A plus सी माइनस ए। upon इक्वल टू ए प्लस सी। वेरी गुड। तो बी इक्वल टू ए प्लस सी है ना, ए प्लस सी बाई 2। वास्तव आई नहीं रही। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस ठीक है। तो अगर ये आपको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है कि अगर ए बी सी आपके एपी में है, ए बी सी अगर आपका एपी में है, तो जो बी की वैल्यू वो ए प्लस सी बाई 2 होगी। सेम अब कॉन्सेप्ट हमको जीपी के लिए डिराइव करना है कि अगर मान लो मेरे पास तीन टर्म जीपी में, आप डिराइव करके निकालो क्या आएगा? बी का रिलेशन ए और सी के टर्म्स में। जीपी में क्या चीज इक्वल होगी वो करो, करो ट्राई। बी को ए और सी के टर्म्स में कैसे लिखोगे? सर रेशियो रिलेट करके। हाँ रेशियो रिलेट करके, जैसा अभी मैंने सिखाया था। कॉमन रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस इक्वल होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो इक्वल। टू सी ए बाय 2। सर बी इक्वल टू हाँ बी क्या आ रहा है बोलो? रूट ए सी। सर बी इज इक्वल टू सी ए बाय 2। नहीं नहीं वापस चेक करो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला? रेशियो इक्वल होगा। तो बताओ किन किन का रेशियो इक्वल होगा? सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी ओपन में बी का रेशियो ए के साथ, आगे वाली टर्म का उसके जस्ट पीछे वाली टर्म के साथ रेशियो, और इधर सी का रेशियो बी के साथ। ये सारे रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या है बात समझ में आई? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो multiply बी कर स्क्वायर दिया। इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए इंटू सी। ये रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्लियर है सबको? यस सर यही आ रहा है। हाँ यही आएगा। वेरी गुड। तो ये चीज, दो चीज ध्यान रखना कि अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, और ए बी सी अगर एपी में है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होगा। आगे समझ में? यस सर। ठीक है। और अच्छा मैंने आपको जैसे इसमें बताया था, ये जो कॉमन डिफरेंस डी है ये कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो। ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था, एक अगर मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ, अगर कि क्या ये लाइन सही होगी कि गलत होगी, आपको मुझे बताना है कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, जो भी आपका कमेंट हो इसमें बताना मुझे। एक अगर मान लो ये लाइन लिखी मैंने कि नो टर्म इन अ जीपी कैन बी जीरो। सोचो आराम से और मुझे बताओ क्या ये बात सही है या फिर गलत है कि जीरो भी हो सकता है। आराम से सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना। इज इट ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। लग रहा है ट्रू लग रहा है। सर ट्रू। सर अगर फॉल्स। आर जीरो हो गया फिर? हाँ सोचो सोचो सोचो। ट्रू। सर फॉल्स। सर ट्रू। हाँ चलो। सर क्योंकि ए तो जीरो हो सकता है ना। हाँ दो तरह के आंसर आए आपके पास। एक कोई बोल रहा है ट्रू बोल रहा है, कोई बोल रहा है फॉल्स। तो जो ट्रू बोल रहा है वो एक्सप्लेन करो, और जो फॉल्स बोल रहा है वो एक्सप्लेन करो। पहले ट्रू वाला एक्सप्लेन अगर करो। आर जीरो तो ए से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो आ जाएगा ना। अगर मान लो कोई भी सर एकदम जीरो जीरो तो हो अपने गई, आप में जीपी हुआ ना।
जीरो हो जाएगा। जीरो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे सर तो वो जीरो ही आएगा ना सर। मैंने जीरो यहाँ का पे नाम तो- भी जीपी भी हो ना। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कॉमन रेशियो आर की बात नहीं कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला आर की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या नहीं हो सकती। मैंने क्या पूछा कि नो टर्म इन एन जीपी कैन बी जीरो। तो अगर मान लो कोई एक टर्म जीरो हो गया, अब इसका अगला टर्म क्या होगा? जीरो। तो जीरो। तो मान लो जो भी है जीरो ही आएगा। लेकिन इसमें आपने क्या मल्टीप्लाई किया था कि अब इसका पूछेंगे भैया आर बताओ, तो बताओ आर क्या होगा इसका? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो हाँ, सकता तो है कुछ ना। भी हो सकता है। कुछ डिफाइंड भी हो हो गया सकता है। यहाँ पे, डिफाइंड होगा क्या? नहीं डिफाइंड होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो में क्या मल्टीप्लाई किया मुझे क्या पता, आंसर तो जीरो ही आएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करो। अगर कोई टर्म अगर एपी में जीपी में जीरो है तो आगे से बढ़ पाएगी क्या सीक्वेंस? नो सर। ना, नो सर। क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ये आपको नोट करके याद रखना कि नो टर्म इन जीपी इज जीरो। जीपी के अंदर कोई टर्म जीरो नहीं होगी, क्योंकि उस केस में अगर मान लो एक टर्म जीपी जीरो हो गई, फिर आगे के सारी टर्म्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जीरो हो जाएगी तो फिर तो उसका कॉमन ये जो रेशियो है ये कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है सबको? बोलो। यस। ओके, यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज सीखी। जनरल टर्म ऑफ द जीपी क्या होगी? ए आर की पावर एन माइनस वन। जनरल टर्म ऑफ द जीपी क्या हो जाएगी? ए आर की पावर एन माइनस वन। और तीन टर्म अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। ये तीनों में रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कराता हूँ, सब लोग ट्राई करना। क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए एक जीपी है, उस जीपी में सेकेंड टर्म, उसका सेकेंड टर्म है मान लो 24। उस जीपी का सेकेंड टर्म 24 है। उस जीपी का फिफ्थ टर्म 81 है। तो आपको बताना है वो जीपी बतानी है, मतलब उसका वो सीरीज क्या होगी? फाइंड जीपी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वो जीपी क्या होगी वो पता करना है। सेकेंड टर्म पता है, फिफ्थ टर्म पता है, तो फाइंड जीपी। तो सीरीज क्या होगी? जीपी की सीरीज क्या होगी वो आपको पता करना है। सर बस 2 मिनट। हाँ करो करो। सर डन। डन। यस सर। क्या है सीक्वेंस? सर फर्स्ट टर्म 16, हाँ सेकंड टर्म 24 वेरी गुड, and सही। so on. हाँ सही। 16, 24, 36 एंड सो ऑन। Yes sir. वेरी गुड। तो जैसा कि आपको मैंने अभी सिखाया था, बाकी लोग भी जल्दी से कर लो ट्राई। जनरल टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला क्या था? ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ था? सेकेंड टर्म दी हुई थी, सेकेंड टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इंटू आर। सर इसकी आर की वैल्यू 3/2 है। देख लेते हैं। सेकेंड टर्म हो जाएगा ए इंटू आर, और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। सर ए आर 4 और 81। अब मान लो यहाँ से मुझे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, ए और आर निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालूं? सर ए आर आप सर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, करके। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। डिवाइड, अगर मान लो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो देखो ए और ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ए आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए आर इक्वल टू 81/24। ए कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? आर क्यूब इक्वल टू कितना आएगा ये? सर ये आएगा 27/8। 27/8। 27/8। ओके, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा? 3/2। हाँ 3 मतलब अपॉन में 2। 3/2। ओके, क्योंकि क्यूब है, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो किसका क्यूब रूट है? 3/2 का। तो आर की वैल्यू 3/2 होगी। अब आर की वैल्यू किसी एक में रख दोगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इक्वेशन वन में रख देंगे, तो इक्वेशन वन में
ए इंटू आर कितना था 24, तो ए इंटू आर, आर मतलब 3/2 इक्वल टू 24, यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा। ए कितना आ रहा था 16. 16। अब फर्स्ट टर्म पता है, आर पता है, पूरी सीक्वेंस हम लिख देंगे, तो सीरीज इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 16, फिर इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 24, 24. फिर 36 36. एंड सो ऑन। Yes. सबको क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है। मैंने डिवाइड नहीं किया था। हाँ डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड करने पे फायदा हो जाएगा ना, कि यहाँ पे रेशियो ए कट जाएगा तो आर आ जाएगा। क्लियर है सबको? मैंने सर ए आर अलग कर दिया और आर 3 अलग कर दिया, फिर ए आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर डिवाइड कर दिया। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ गया सबको ये? यस सर, आंसर तो आ गया। आ गया। यस सर। चलो इसी में और वैरायटी, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाते हैं और वैरायटी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 2 इसको ट्राई करो सब लोग। बोला कि एक जीपी है, उस जीपी में फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है, मान लो 1, लिख लो क्वेश्चन फटाफट। फर्स्ट टर्म 1 है और बोला ये सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम दिया हुआ है 90। तो पूछा कि फाइंड द कॉमन रेशियो आर। करो ट्राई। फर्स्ट टर्म पता है, the sum of the third and the fifth term is 90, you need to find the common ratio of the GP. मैं तब तक आपकी अटेंडेंस ले लेता हूं। ठीक है, आया आंसर किसी का? No, sir. नो सर। ये ट्राई कर रहे हो? यस सर, ट्राई तो कर रहे हैं। करो करो। सर 3 आएगा। 3 आ रहा है क्या? चेक कर लेता हूँ। हाँ पूरा करेक्ट आंसर नहीं, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक, हल्का सा वापस चेक करो। 3 के प्लस माइनस 3। सर plus 3 minus भी हो 3. सकता है, -3 भी हो सकता है। हाँ प्लस माइनस 3, वेरी गुड। किसका आ गया था? सर शिवांगी। आ गया शिवांगी, ठीक सर, मेरा भी आ गया। आ गया। ओके हो गया। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। देख लेते हैं फटाफट, मैं डेटा लिख देता हूं एक बार आपके लिए। बोला क्या, तो फर्स्ट टर्म पता है, थर्ड और फिफ्थ का सम दिया हुआ था, तो थर्ड और फिफ्थ का सम दिया है, ठीक है लिख देते हैं। तो थर्ड टर्म आपका कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 4 इक्वल टू 90। ए की जगह 1 लिख देंगे, तो ए की जगह 1 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर की पावर 4 आर स्क्वायर का टर्म आ रहा था। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, कैसे सॉल्व करें? सर हिट एंड ट्रायल Sir, hit and trial. नहीं 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 नहीं, जब भी देखो पावर 2 और 4 हो ना, आसान तरीका यही होता है कि आर स्क्वायर को टी मान लो, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो। हिट एंड ट्रायल की जरूरत ही नहीं है कभी। अब ध्यान रखना, अगली बार ऐसी इक्वेशन आपको बहुत बार आएगी, जब भी आपके पास 2 की पावर और 4 की पावर हो, सिर्फ 2 और 4 है ना, सिर्फ 2 और 4 की पावर है, तो आर स्क्वायर को अगर टी मान लोगे तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ध्यान से, तो इसको Okay, टी हो जाएगा टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 90, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर जो भी तरीका अपनाना, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। 90 लाने के लिए क्या करें बताओ जल्दी से। सर 10 - 9। हाँ 10 9 90, वेरी गुड। तो 10t माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे, एक तो t प्लस 10 और t माइनस 9।
इक्वल टू 0। तो टी की दो वैल्यू आई, एक तो -10 और +9। टी मतलब मेरा कौन था, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर या तो -10 के बराबर होगा या तो 9 के बराबर होगा। अब -10 तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी स्क्वायर का नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये नंबर आप ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, +- ये आंसर आया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिला, कभी भी इस तरह की इक्वेशन आती है अगली बार ध्यान रखना, इसे आपको आगे भी आएगी 12th में भी। आर स्क्वायर और आर की पावर 4 का टर्म हो तो आर स्क्वायर को टी मान लेना और सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Clear. चलो अब ये लेवल 1 था, लेवल 2। अब एक और लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, मतलब लेवल 3 का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक है। अगेन बोला गया है इन अ जीपी, एक जीपी मान लो, उसमें बोला गया है कि फर्स्ट टर्म जो है उसको लिख लो, ऐसे लिख लो n की पावर -4, और सेकेंड टर्म जो है वो है मान लो n की पावर n, ठीक है। और एथ टर्म जो है, फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकेंड टर्म दे दिया, एट्थ टर्म 8 जो है वो है n की पावर 52। तो बोला गया फाइंड n। सब लोग ट्राई करो, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन ट्राई जरूर करो, ठीक है। एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म दिए n की पावर -4, सेकेंड टर्म दिए n की पावर n, एट्थ टर्म दिए n की पावर 52। तो बोला फाइंड n इन अ जीपी। ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, तब तक आप ट्राई करते रहो। आया आंसर? Sir, 4. सर 4। यस सर। ओके, बस कैलकुलेशन था, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, कैलकुलेशन बस है। देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है और एट्थ टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म पता ही है, फर्स्ट टर्म मतलब ए, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है, n की पावर -4, ठीक है। आगे बोला सेकंड टर्म मतलब a2 गिवन है n की पावर n। a2 का मतलब क्या होता है, a इंटू, AR. हाँ, तो ये हो जाएगा n की पावर n। अब a की जगह अगर मैं फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, n की पावर -4 इंटू r इक्वल टू n की पावर n। तो यहाँ से r आ जाएगा, Yes, sir. ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n की पावर n डिवाइडेड बाय n की पावर -4। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट। तो पावर को आपस में सब्सट्रैक्ट करोगे तो n की पावर n+4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग किसको डाउट हो तो ध्यान से पूछ लेना। ये कुछ नहीं किया, बेसिक कैलकुलेशन किया, a2 में एक a की वैल्यू पुटअप करी, r निकाल लिया, तो r की वैल्यू आ गई। अब अगला रिलेशन यूज करते हैं, 8 आ गया सर। आ गया। 8 मतलब a r की पावर 7 इक्वल टू n की पावर 52। यहाँ पे वैल्यू पुटअप सर n की वैल्यू 4 आ गई। हाँ, यहाँ से n की पावर -4 इंटू r की जगह कितना जाएगा, n की पावर n+4 की पावर 7 इक्वल टू n की पावर 52। यहाँ पे आपस में सबको कंबाइन करोगे तो n की पावर -4 प्लस 7n प्लस 28 इक्वल टू n की पावर 52।
पावर को कंपेयर कर लेंगे आप, तो -4 + 7n + 28 = 52। इसको सॉल्व करोगे तो n कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यस सर। हाँ, बेस सेम है, पावर कंपेयर कर लेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करवाई थी, ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट वेराइटी ट्राई करते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहो, जीपी की स्टार्टिंग है इसलिए बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। बोला क्या है कि इफ, अगला ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ x, 2x + 2, 3x + 3 are the first three term of the GP, are first three terms of the GP। बोला क्या ये जो है ये फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द जीपी है, तो बोला क्या फाइंड फोर्थ टर्म। करो ट्राई। x, 2x + 2 और 3x + 3 are the first three terms of a GP, find the fourth term। अब से डेली अटेंडेंस आपकी ट्रैक होती जाएगी बच्चों, आपको सबको अटेंडेंस प्रॉपर मेंटेन करनी है, क्लास टेस्ट भी देने हैं और मतलब टाइमली होमवर्क भी करना है। ठीक है, कभी भी मैं आपको बीच बीच में कॉल करके होमवर्क पूछ लूंगा। ठीक है, तो अपना होमवर्क करते रहना, अपनी जो भी होमवर्क कॉपी आपने बनाई है, मॉड्यूल वगैरह उसमें सॉल्व करते रहना है आपको। तो जब भी मान लो मैं आपसे अचानक कभी कॉल करूं या मैसेज करके पूछूं, तो आप अपना होमवर्क फिर मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में भेजोगे। अब ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो आप इसकी मॉड्यूल साइड बाय साइड स्टार्ट कर देना, सॉल्व करना, आज शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, और जिस भी कॉपी में करो उस कॉपी में मेंटेन करना सीक्वेंस एंड सीरीज की मॉड्यूल जहां पे भी सॉल्व करो, क्योंकि अभी आप देखो 11th में हो, ये आपका स्टार्टिंग स्टेज है। अभी से मेहनत करते जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस टाइमली आपको कंसिस्टेंट रहना, जो ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा वही आखिरी तक जीतता है। नो डाउट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, क्लास में आए, होमवर्क टाइमली किया, डाउट डिस्कशन करते रहे, एग्जाम्स देते गए, पेपर का सॉल्यूशन वापस देखा, उनका रिव्यू किया, बस यही काम आपको करना। बाकी टीचर्स अपने एंड पे काम कर रहे हैं, वो आपको क्लास लेंगे, आपके क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे, मॉड्यूल का डिस्कशन भी करेंगे, आपको घर पे अपने एंड पे मेहनत करनी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सफर है, ये साल और अगला साल, 2 साल की मेहनत, फिर फाइनली आपको एग्जाम देना है 2000, कब दोगे एग्जाम? 2025 में। ठीक है, आंसर -10 है क्या? हाँ क्या रहा आंसर? -10। -10 नहीं, वापिस चेक करो। सर एक्स के टर्म्स में आ रहा है। मैं यहाँ पे चलो ऑप्शन लिख रहा हूँ, चेक करो एक बार। एक्स कितना आ रहा है? एक्स की 2 वैल्यू आएगी, दोनों को रख के फिर आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी एक्सेप्ट करोगे कौन सी रिजेक्ट करोगे। चेक करो, बताओ इसमें से क्या आंसर आएगा। ABCD 4 ऑप्शन लिख दिए मैंने आपके लिए। अभी आपको मैंने एक तरीका, अच्छा आप इसमें क्या तरीका अपना रहे हो? अगर ये 3 टर्म जीपी में है तो क्या करेंगे? सर पहले आर निकालेंगे। कैसे आर निकालोगे? सर डिवाइड करके। डिवाइड करके। और अभी एक चीज और बताई थी कि मान लो अगर 3 टर्म ABC सर एक की वैल्यू अगर जीपी में, तो इसमें आपस में क्या रिलेशन होता है? उनका रेशियो आर के बराबर होता है। B² = AC, याद रख लो, अब तो ये याद हो जाना चाहिए। B² = बोलो हाँ सर, B² = A × C। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर कॉर्नर वाली टर्म का क्या प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करके x पता करो कितना आ रहा है। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। आप अगर एपी में होंगे तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, और जीपी में होंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। इसको ओपन करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 4 टू द 8x प्लस 4 इक्वल टू, बताओ इसका x कितना आ रहा है सब लोग? -4 ऑलरेडी क्या बनी थी? 4 h2 x plus 5x plus 4 वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यही आ रही थी सबकी क्वाड्रेटिक? यस सर। वेरी गुड। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी -1 और -4। -1 तो कौन सा लेंगे, कौन सा नहीं, आप कैसे करें आगे सॉल्व? -1 लेंगे तो फिर सर आगे की टर्म 0 हो जाएंगी। अच्छा हाँ, देखते हैं। तो अगर मान लो x की वैल्यू -1 ले ली, लेके देख लेते हैं। इफ x इक्वल टू -1 लिया तो -1 पे टर्म्स किसी को बनेगी -1, फिर यहाँ पे -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये अलाउड है क्या? नो सर। नो नहीं, सर। यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो -1 अलाउड नहीं होगा, तो मतलब x की वैल्यू क्या लेंगे? -4 आया ना। तो -4 लोगे तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? -4। सेकेंड टर्म यहाँ पे -4 रखोगे तो कितना आ जाएगा? देखो -4 इंटू 2 -8, -8 प्लस 2 कितना आ रहा है? -6। यहाँ पे -4 रखोगे तो कितना आ जाएगा? -12 प्लस 3 9 -9। वेरी गुड। तो ये आपकी जीपी बन रही है क्या? आया ना। देखो Yes, sir. रेशियो देख लो। आर अगर निकालना तो रेशियो कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 3/2। तो फोर्थ टर्म निकालनी है अगर, तो इस -9 थर्ड टर्म में आर मल्टीप्लाई कर देंगे। आया ना, सही है। सर r³ नहीं, थर्ड टर्म में अगर ए में आर क्यूब मल्टीप्लाई करो या थर्ड टर्म में आर मल्टीप्लाई कर दो, Yes, फोर्थ टर्म आ sir. जाएगी। इसमें Yes, आर sir. मल्टीप्लाई कर दो, तो आर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये -27/2, ऑप्शन नंबर ए। आगे समझ में सबको? बोलो बच्चों। सर एक बार ये नीचे जो r से समझाया है -4, ये -6/4, ये सब कैसा है, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? x निकाला, फिर x की वैल्यू पुटअप करी तो शुरू की 3 टर्म आ गई। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अपन ने क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, x की 2 वैल्यू हुई, एक x से 0 आ रहा था तो उसको रिजेक्ट कर दिया, सेकंड वाली x की वैल्यू रखी तो वहां से हमारे पास ये आ गया। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे इसमें रख देंगे, इस तीनों में, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई। अब मुझे पता करनी थी फोर्थ टर्म। क्या पता करनी है? फोर्थ टर्म। क्लियर है? तो मैं आर निकाल रहा हूँ, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? आगे वाली टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कर देंगे। आया ना, बोलो। तो Yes, sir. A1 से डिवाइड कर दोगे तो इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 3/2। तो r की वैल्यू आपके पता हो जाएगी 3/2। अब आपको जो भी टर्म पूछी निकाल लेना। फर्स्ट टर्म पता है, r पता है, फोर्थ टर्म आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो या फिर इस थर्ड टर्म में ही r मल्टीप्लाई कर दोगे, तो थर्ड टर्म में r मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास फोर्थ टर्म आ जाएगी, दैट इज -27/2। ये आपका आंसर है। आया समझ में? यस सर, आ गया। चलिए, इसी में एक और वेराइटी, जैसे अपन ने एपी में सॉल्व कर रहे हैं ना, इसी तरह से इसमें भी अलग अलग टाइप की वेराइटी बनती जाएगी। उन्हीं वेराइटी को आपको प्रैक्टिस करना है। तो बोला क्या है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, विच टर्म ऑफ द जीपी इज, विच टर्म ऑफ द जीपी, एक मान लो जीपी दी हुई है, ऐसे लिखो 2 1 1/2 1/4 and so on is 1/128। इस जीपी का ये वाला टर्म कौन सा होगा? मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो ये कौन सा टर्म होगा? 1/128 कौन सा नंबर ऑफ टर्म आएगा? करो ट्राई। बेसिकली पूछा क्या है? ये nth टर्म। इसमें ये अगर nth टर्म है तो n क्या होगा, ये पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। सर 64। नहीं, विच टर्म, n की वैल्यू पूछिए कि ये कौन सा टर्म आएगा एपी का। यस
तो सेवंथ टर्म नहीं, सर मतलब 1/64 सेवेंथ टर्म। सर नाइन्थ टर्म आ रहा है। हाँ, अलग अलग आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से एक बार वापस क्रॉस चेक करो। 64। सर नाइन्थ टर्म, सर नाइन्थ होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1/128। तो इस जीपी का ये कौन सा टर्म होगी ये पूछा गया है। मतलब अगर क्वेश्चन में क्या मतलब है, ये अगर फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये वाला कौन सा टर्म होगा, nth टर्म। तो n की वैल्यू आपको पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, n की वैल्यू। तो an तो अपन बेसिक लगा देंगे, जैसे एपी में सॉल्व करते थे, nth टर्म आपको गिवन है 1/128, nth टर्म आपको गिवन है, तो आपको n की वैल्यू पता करनी है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, AR(n-1). हाँ, ए आर की पावर n-1 इक्वल टू, ये आपको गिवन है 1/128। बस यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो। फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा, सर 2। हाँ, टू फर्स्ट टर्म आपको कितना हो जाएगा 2। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, 1/2। सर मैंने 1/28 नहीं किया था बस। हाँ, फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे तो आर पता है, बस वैल्यू पुट अप कर दो। ये पता है 1/2 की पावर 2 n-1 इक्वल टू 1/28। ये 2 की पावर क्या होता है, 128, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7। 2 की पावर 7। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे नीचे 2 की पावर n-1, तो डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन करना है आपको। ऊपर 2 की पावर 1 है, नीचे 2 की पावर n-1 है, इक्वल टू 1/2 की पावर 7। या तो पूरे को 2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर 1/2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। अब मान लो 1/2 में करोगे तो ये नीचे आके क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट, है ना। या फिर इसको ऊपर भेज दो, या तो ऊपर भेजोगे तो क्या होगा, देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस n-1। सर 9 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, -7। ये समझ में आ रहा है, देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर -7। अब पावर आपस में कंपेयर कर लो, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस n+1 इक्वल टू -7। तो 2 माइनस n इक्वल टू -7, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 7 + 2 दैट इज 9। 7 + 2 दैट इज 9। क्या है, समझ में आया, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब अगला क्वेश्चन करो, ये समझ में आ गया सबको, यस ठीक है। चलो चलो, एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन दूं, करोगे ट्राई, यस सर। ट्राई तो करेंगे। दे दो, पता तो है होगा नहीं। चलो ट्राई हो जाएगा, ट्राई करो, ट्राई करना काम है आपका। एपी और जीपी पे मिक्स एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। चलो लिख देता हूँ। बोला गया है कि मान लो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह की वेराइटी आती है, इसका करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आप ट्राई करो। बोला गया लेट एबीसी इज इन एपी। इस वेराइटी पे 2-3 बार जी ने पूछा है। बोला गया है एबीसी मान लो अगर एपी में है, एंड A² B² C² मान लो जीपी में, ठीक है। और एक और कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि A लेस देन B लेस देन C, एंड A + B + C इक्वल टू 3/2, then find the value of A। फाइंड वैल्यू ऑफ A। मैं आपको इसके लिए 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 से 7 मिनट, आराम से ट्राई करो। सर यही बोल दो, 5 मिनट के बाद ही बोलेगा। हाँ, कोई भी आंसर मत बताना, ठीक है। आंसर कोई भी नहीं बताएगा, मैं ऑप्शन अभी टिक करूंगा, अपन पोल करेंगे, पोल पे अपने अपना आंसर टिक कर देना, कोई भी आंसर नहीं बताएगा। ये कंडीशन है, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि ए बी सी एपी में है, A² B² C² जीपी में है, और A लेस देन B लेस देन C ये कंडीशन गिवन है, और A + B + C की वैल्यू 3/2 गिवन है, ये कंडीशन है गिवन, तो आपको A निकालना है, ठीक है। अच्छे से ट्राई करो इसको, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ तब तक, कोई भी बोलेगा नहीं आंसर। 10 मिनट लेना तो 10 मिनट लो, लेकिन ट्राई अच्छे से करो।
सर हाँ बोलो। सर हमें बता रखा है सर ABC AP में है, तो सर हमें स्पेसिफाई कर रखा है कि A फर्स्ट टर्म है, B सेकंड टर्म है या C थर्ड टर्म है, ऐसा कुछ। हाँ हम अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी अगर एपी में तो आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म अज्यूम कर लो, कोई बात नहीं। देखो वहां पे दिया ओके हुआ सर। भी है ए लेस देन बी लेस देन सी, इतना ही क्वेश्चन। अब आप अपने हिसाब से जज करो इसको। ओके सर। सब लोग ट्राई जरूर करना, ठीक है। हाँ आ गया आंसर। चलो एक मिनट सर अभी रुको, नहीं थोड़ा आया। बहुत हुआ है मैं सर, ऑलमोस्ट। check करता हूँ, एक सेकेंड।
पोल जनरेट कर दिया है, आप वोट कर देना जिसका जो आंसर आया। सर हेलो, हाँ बताओ बच्चों, क्या आ रहा आंसर? सर कर दिया ऑप्शन वो ए। सबने? करो जल्दी से, सबने ट्राई तो किया है ना? सर ऑप्शन सी आ रहा है। सबने ट्राई किया है कि नहीं किया? यस सर। यस सर, ट्राई तो किया। एपी का तो सर अच्छे से यूज किया, Okay. जीपी का यूज नहीं हो पा रहा। ठीक, कुछ एक थोड़ा सा बस वहां पे आपको ध्यान रखना होगा एक जगह, बस बाकी तो ठीक है। सर एपी का तो अच्छे से यूज किया सर। हाँ, एपी का तो यूज हो गया होगा, जीपी में भी बस एक स्टेप का आपको ध्यान रखना, बाकी तो हो जाएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। देखो तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 3 टर्म एपी में है। एबीसी किसमें बोला गया? एपी में। तो बताओ इनमें क्या रिलेशन होता है, या फिर अच्छा टू बी और ए प्लस बी। हाँ ये होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे सम गिवन है, तो सम का फायदा उठाने के लिए मैं 3 टर्म्स को क्या अज्यूम करूं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस वेरी गुड। जब भी आपको सम गिवन हो और एपी में बोला गया हो, जब भी आपको सम गिवन और एपी में बोला गया, तो आपको मैंने सिखाया था 3 टर्म एपी में लेने का तरीका क्या होता है। मिडिल टर्म को ए ले लो, आगे वाली टर्म को ए प्लस डी ले लो, और इसकी टर्म को ए माइनस डी ले लो, इससे फायदा हो जाएगा। एक बार ट्राई करो, 1 सेकंड आया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब जब यहाँ पे अप्लाई कर देगा, ये 3 टर्म अगर एपी में, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी एपी में हो जाएगी, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू अगर मैं पुटअप करूँ, तो ये ए है, ये बी और ये सी है, तो इन तीनों का सम कितना आएगा? 3/2। आ रहा है समझ में आपको? देखो ये देखो, ए को मैंने मान लिया ए माइनस डी मान लिया, बी को मैं सेकंड टर्म को ए मान लिया, थर्ड टर्म को ए प्लस डी मान लिया। एपी में है ना, तो 3 टर्म एपी में से मान सकते हैं, 3 टर्म्स इन द एपी, आपको ऑलरेडी सिखाया था। अब इन तीनों का सम हमको गिवन है 3/2। इन तीनों का जब सम कर देंगे,
a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, डी ओ डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 3/2, तो a आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, ये किया था सबने? यस सर। वेरी गुड। तो ये देखो ये एपी का यूज कर लिया हमने, तो मतलब पहली इक्वेशन का यूज कर लिया हमने एपी का। और ये अब अगला जो कॉन्सेप्ट थे उसमें क्या बोला गया है, अच्छा ये हमको क्या बोला, इंक्रीजिंग एपी है, मतलब बढ़ती जा रही है। और अगला कॉन्सेप्ट क्या बोला कि ये 3 टर्म जीपी में, ये 3 टर्म क्या है जीपी में। तो जीपी का भी मैंने आपको सिखाया था, अगर 3 टर्म जीपी में होती है तो उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है ना? यस सर। तो बी तो ये मिडिल यूज टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है मेरी, ये देखो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देता, अपन ने एबीसी किसको माना हुआ है, अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा कौन है सी, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे मिडिल टर्म का पावर 4, मिडिल टर्म मतलब ए, मिडिल टर्म मतलब ए, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस डी है, तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर। और थर्ड टर्म कौन सा है, ए प्लस डी, तो हो जाएगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर 4 है, पावर कितनी 4, और इधर a माइनस डी का होल स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें? सर एक मैंने भी सोचा था मेथड। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। यस ठीक है, अब आगे क्या लिखें? स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस a कितना आ जाएगा? सर ए तो 1/2 है ना? हाँ a तो 1/2 है, मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में। अगली स्टेप में सॉल्व करें, अगली स्टेप में क्या लिखोगे कैलकुलेशन में? देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। और रूट लगाते टाइम हम आगे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस जी पॉजिटिव स्क्वायर। नेगेटिव लिखते हैं। प्लस माइनस। अब वैल्यू पुट अप कर दो, ए हमारा कितना आ गया था 1/2, तो ए की जगह 1/2 रख देंगे इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब 1/4 माइनस डी स्क्वायर, है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आगे कैलकुलेशन कैसे करें बताओ, अगला स्टेप। स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, बोलो आ रहा है समझ में? क्यों लगाया? ये स्क्वायर हाँ बिना रूट के भी कर सकते, चलो उसके सॉल्व कर लो ताकि और आपको आसान दिखेगा। बिना रूट के भी सॉल्व कर सकते हो, एक ही बात है। आप चाहो तो बिना रूट के भी सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1/2 पुट अप कर दो, तो ए की वैल्यू 1/2 पुट अप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू, यहाँ पे चेक कर लेना कैलकुलेशन ए में स्क्वायर मिस्टेक। डी स्क्वायर, ए माइनस डी स्क्वायर। अच्छा यहाँ प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है ना, रूट जाओगे, अगर जैसे मान लो यहाँ पे रखा मैंने ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एक्चुअली प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी है, सर 0 आएगी ना वैल्यू? यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटा है, ठीक है, तो मॉड लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको मैं अगर बोलूं बी स्क्वायर इक्वल, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू वो होता है स्क्वायर को, तो जब आप रूट में डालते हो तो आगे क्या लगाते हो, प्लस माइनस लगाते हो। जैसे लगाते हैं। एक काम करो, इसको और आसान भाषा में समझाना हो तो ऐसे समझो, रुको। ये यहाँ पे करा, अब स्क्वायर को उधर जाके स्क्वायर रूट भेजेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट में चला जाएगा, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाहर बन के क्या आएगा, एसी। हाँ मॉड एसी। मॉड एसी, वेरी गुड। बाहर बन के क्या आएगा, मॉड एसी, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर का टर्म है, बी स्क्वायर का टर्म है, मतलब आरएचएस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एलएचएस, तो एलएचएस ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब इसको भी ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देखो ये अपन ने अप्लाई किया जीपी का कॉन्सेप्ट,
कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो बी स्क्वायर स्क्वायर उधर जाके रूट हुआ तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाहर बन के क्या है मॉड AC। आपको मैंने पहले भी बताया था। अगर ऐसा भी सोचो कि देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, बाहर बन के पॉजिटिव ही बनना है, तो क्या बनेगा मॉड लगेगा। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप कर दो चाहो तो बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर मतलब बी मतलब आपका ये टर्म एक 1/4 क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे 1/2 इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस सी, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी मतलब 1/2 माइनस डी इंटू 1/2 प्लस डी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक सारी स्टेप क्लियर है? मॉड लगेगा, ये मॉड का ध्यान रखना है, मॉड नहीं लगाओगे तो फिर जीरो गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि स्क्वायर रूट में गया, रूट जैसे ही बना ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो उसको डायरेक्ट मॉड लगाने से पहले ही जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें अगर हम पुट कर देंगे तभी भी आ जाएगा सर। मैंने निकाला था सर, जो सबसे पहली इक्वेशन थी बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना जिसमें, तो वो 1/16 हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है बिल्कुल, बस यहाँ बस वही आपको ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर रूट को ओपन करोगे मॉड लगाना। ये स्टेप अगर गड़बड़ होगी तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे फाइनली कितना आया था 1/4 इक्वल टू, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर जैसे आपने बोला मॉड लगाना मतलब हमारे लिए जरूरी है। हाँ सर लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई टीचर हमारा उठा के दे देता है और हम मॉड नहीं लगाते, तो कुछ गलत हो सकता है, मतलब आंसर या फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। आएगा ना, यहाँ पे जैसे गलत आ जाएगा मॉड नहीं लगाओगे तो। ओके सर, ठीक है सर। हाँ इसलिए बोला। अब जैसे यहाँ पे मॉड लगा है तो दो केसेस बनेंगे, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो प्लस माइनस दोनों के साथ सॉल्व करके देख लो। तो या तो प्लस ओपन करोगे, प्लस में तो नहीं होगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, डी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और माइनस के साथ ओपन करोगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? प्लस माइनस 1/2। वेरी गुड। यहाँ से डी आ गया। अगर अब डी मान लो 0 हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लियरली बोला गया ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, मतलब डी 0 मतलब तीनों टर्म्स इक्वल, तीनों टर्म्स तो इक्वल नहीं है, तो डी को तो अपन ये 0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ है ना? क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, इंक्रीजिंग एपी है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, इंक्रीजिंग एपी है। तो यहाँ से अगेन दो वैल्यू, या तो प्लस 1/√2 या माइनस 1/√2। तो अगेन नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा, मतलब आपका डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। तो आपका ए 1/2 आया, डी 1/√2 आया। तो ए फर्स्ट 1/2 एंड डी जो है 1/√2 आया। क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा किसके बराबर था, ए माइनस डी के बराबर। अब यहाँ पे एओडी में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वो वाला ए, ये वाला ए अलग है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको ए डैश लिख देता हूँ, ए डैश डी डैश ए डैश ए डैश ए डैश। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ए यूज किया गया है, तो एपी के लिए मैंने ए डैश डी डैश मान लिया। ठीक है, तो ये डी डैश हो जाएगा। ठीक है, आपको बस कंफ्यूजन ना हो तो। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, घर पे एक बार और ट्राई कर लेना। ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर वैसे दिया था, सी ऑप्शन सही है इसका। सर इसका दूसरा तरीका भी हो सकता? दूसरा तरीका क्या? सब मतलब गलत भी हो सकता है, लेकिन सर जैसे साइड दिखाना। सर जैसे कि मतलब ए प्लस बी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो उसमें b की वैल्यू फिर a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू 3/2 आ रखी है। तो वहाँ पे अगर हम a प्लस सी की जगह वैल्यू 1/2 ही तो आएगी। हाँ 1/2, उससे भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसी से मैंने भी किया है, उसी से आ जाएगा अल्टीमेटली। देखो यहाँ पे उससे भी आंसर ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक तो सम दिया हुआ था और एपी में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको ऐसा मान लिया। तो मेरे पास इक्वेशन में दो अननोन हुआ, एक ए डैश और डी डैश। सबसे पहले ए डैश पता कर लिया, फिर इसकी वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में जीपी के कॉन्सेप्ट में पुट अप करी, तो वहां से डी डैश आ गया। आगे समझ में? मेरे को थोड़ा सा एंड में इसमें दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत आ रही बताओ? उस जो सर मैंने बताया था उससे मतलब उसमें बाद में फिर ए प्लस सी की वैल्यू 1 आ रही है और बी की वैल्यू 1/2 आ रही है, और फिर मैं उसको फिर बी 4 और ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, उसके बाद फिर मैं सर ए प्लस सी। उसमें हाँ प्रॉब्लम ये आएगा, उसमें कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। देखो yes, sir, ना हम जनरली इसलिए ये मानते ताकि सिमेट्रिकल बने।
सिमेट्रिकल बनने से फायदा क्या होता है, एक ही बार में एक अननोन तो हट जाता है। अगर इसके में अगर सिमेट्रिकल नहीं मानूंगा तो यहाँ से मेरे पास एक अननोन नहीं आएगा, फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल अलग अलग बन जाएंगे। सिमेट्रिकल मानने से सर, क्या मैंने फायदा भी- हुआ, यहाँ से मेरा डी एलिमिनेट हो गया, ए आ गया, फिर ए की वैल्यू यहाँ पुटअप करी तो डी आ गया। सर समझ जो आ रहा है? जैसे मैंने किया वैसे मैंने भी किया, लेकिन बस मैंने किया जैसे आपने ऐसे माना, तो मैंने पहले बी की वैल्यू 1/2 निकाली, उसके बाद मैंने एपी में इंक्रीजिंग एपी थी तो मैंने ये सोचा कि मतलब ए में से कोई कॉमन डिफरेंस माइनस हो रहा होगा और प्लस हो रहा होगा। हाँ। तो ए की वैल्यू मैंने लिख दी बी माइनस डी और सी की वैल्यू लिख दी बी प्लस डी, तो वैसे हो गया था। अच्छा, हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत। वही सर एंड में टफ हो गया था वो। हाँ बस कैलकुलेशन में वही मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये जो तीन टर्म्स हम एपी में मानते हैं उसका फायदा यही होता है कि कैलकुलेशन आसान कर देता है। उससे ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर आएगा लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी चल जाएगी। क्लियर है? ओके सर, मतलब सिमेट्री जो तरीका मिले हाँ, वैसे सिमेट्रिकल तरीके से सम दिया और एपी में बोला हो तो हमेशा ये तरीका अपनाना कि तीन टर्म का सम दे दिया और एपी में बोला कि तीन टर्म एपी में उनका सम दिया तो हम ये मान लेंगे। क्लियर हो गया? यस सर, अच्छे से। चलो बहुत अच्छे बच्चों, देखो आज के दिन अपन ने जीपी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको कि जनरल टर्म ऑफ द जीपी क्या होती है, और कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको कुछ क्वेश्चन की वैरायटी समझाई। ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सबको? सर बहुत क्लियर हुआ। Yes, sir. चलो वेरी गुड। तो अगली क्लास में हम इसका सम का इंट्रोडक्शन करेंगे कि सम ऑफ द थ्री टर्म्स ऑफ मतलब जीपी के सम के बारे में, कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो आपका घर का आज काम ये रहेगा कि मॉड्यूल में जिस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप प्लीज उनको ट्राई कर लेना। मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको गिवन है, तो आपको अपने एंड पे मॉड्यूल स्टार्ट कर देनी है। एपी के क्वेश्चन ट्राई करना है और एन टर्म ऑफ द जीपी का जितना मैंने पढ़ा उसके क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगली क्लास में अपन द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द जीपी का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। सर इस सैटरडे को हम डिस्कशन रखेंगे उसका क्वाड्रिक का। हाँ मॉड्यूल का डिस्कशन रखेंगे सैटरडे को। ओके सर। ओके सर ओके एवरीवन। हाँ बोलो। सर सैटरडे की रिवीजन क्लास आप लोगे? हाँ मैं ले लूंगा, या फिर मैं एक्चुअली सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली मैं छुट्टी पे रहूंगा। ठीक है, तो हो सकता है सैटरडे को रिवीजन क्लास कोई और सर ले लें। तो सर नेक्स्ट सैटरडे को लेंगे हम डिस्कशन देखते हैं क्या होता है, या तो रिवीजन क्लास होगी, रिवीजन क्लास नहीं हुई तो फिर मंडे को डिस्कशन कर लेंगे। ओके सर। डिस्कशन मैं कर दूंगा मॉड्यूल का। ठीक है, ओके सर सर। मॉड्यूल आप ग्रुप पे शेयर कर दोगे? हाँ मॉड्यूल में अभी ग्रुप पे वापस शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। हार्ड कॉपी कब मिलेगी मॉड्यूल की? क्या कह रहे हो? हार्ड कॉपी कब मिलेगी सर, ऐसा कह रहा है। हार्ड कॉपी जैसे मैंने बोला कि प्रिंटिंग पे चली गई है, अब देखो वहां से प्रिंट होके आएगी क्योंकि मास बहुत बड़ा प्रिंटिंग है, तो जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। अगली क्लास आपकी अभी 8 बजे है ना? बाय सर ओके। सर